साथियों, आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है यूपीएसआई 2020-21 एग्जाम के लिए 14 बुक्स का कॉम्बो सेट, जिसमें आपको मिलेंगी सामान्य हिंदी, गणित, भारतीय इतिहास, मूल विधि, यूपी जीके, स्टैटिक जीके, रीजनिंग, रसायन विज्ञान, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ज्योग्राफी और यूपीएसआई का प्रैक्टिस सेट। ये सभी बुक्स आपको मिलेंगी मात्र 1499 में। तो आज ही डाउनलोड करें एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द ऑर्डर करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर 9873111552 पर कॉल या व्हाट्सएप करें 8448116245 पर। धन्यवाद। साथियों, हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ रहेगा जो रहेगा सुपर 30 का। सुपर 30 आपके लिए एक ऐसा सेशन साबित होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठे भी होंगे तब भी आपके ये बात ध्यान आएगी कि भाई साहब ये क्वेश्चन तो किया हुआ है, और कहां पर? सुपर 30 में। सुपर 30 एक मील का पत्थर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए, और ये होगा ही होगा, ये मेरा दावा है, आपसे वादा है मेरा। बस आपको इन सब चीजों को बहुत ध्यान से क्लियर करना है। अपनी कॉपी को हर सुबह उठकर अपनी कॉपी को लेना है और उस पर बैठ जाना है, और भाई साहब पेन चलाते रहना बढ़िया तरीके से। बस आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिखनी चाहिए, एक ही चीज दिखनी चाहिए। अब वो क्या? वो है एनटीपीसी का एग्जाम, जो दिसंबर में 28 दिसंबर को शुरू होने जा रहा है, और वही हमारा टारगेट था कब से। अब हम उस टारगेट से ना भटकें, यही हमारे साथ होगा, यही हमारी जीत होगी। हर बार यही होता है, जब भी कोई एग्जाम आता है हम अगले एग्जाम को टारगेट करने लग जाते हैं कि बस ये नहीं, इससे आगे वाला देखता हूं, ये नहीं, मेरा टारगेट तो वो था। पर अब की बार एनटीपीसी ही टारगेट होगा और जीत भी हमारी ही होगी। ठीक है, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आपके साथ आज का एग्जाम भी हम डिस्कस करेंगे और आज का भी सुपर 30 सेशन डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने कुछ सोचा है आप लोगों के लिए, हम सब के लिए एक मैंने प्लानिंग बनाई है। क्या हमने ये सोचा है कि पहले अब क्या करते हैं, सुपर 30 में जो भी अभी रिसेंटली एग्जाम्स हुए ना, उनके एक एक पेपर को लेकर देखते हैं। जैसे मान लो ALP CBT 1 है, फिर RPF SI है, RRB JEE है, ये पेपर अभी अभी हुए। उसमें देखते हैं कि वो उसने कैसा कंटेंट पूछा आपसे। फिर एक पेपर NTPC का ले लेंगे, एक पेपर ग्रुप D का ले लेंगे, फिर थोड़े से पेपर वो भी ले लेंगे। समझ रहे हैं आप? मतलब डेली रेलवे के ही तरफ से, जैसे ये RRB ALP हुआ, फिर उसके बाद RPF SI हुआ, फिर RRB JEE हुआ, फिर उसके बाद NTPC हुआ, फिर ग्रुप D हुआ। मतलब 5-6 एग्जाम लगातार देखते हैं कि उसकी अप्रोच क्या रहती है ना। इससे चीजें और भी क्लियर होंगी कि हमें किस लेवल तक की तैयारी को रखना है, हमें कि कहां तक पहुंचना है। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो RRB ALP का पेपर है। उस पेपर को आप खुद समझेंगे, एक एक क्वेश्चन का खुद आंसर करेंगे। इस तरह से जब हम पेपरों को बदल बदल कर करेंगे यहां पर, तो हम उसकी मनोदशा को समझ पाएंगे कि उसकी प्लानिंग क्या है। फिर हम अपनी प्लानिंग भी उस हिसाब से रख पाएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि मैं किस स्ट्रेटेजी के साथ आपके साथ चलना चाहता हूं। एक एक चीज को बहुत संभल कर, बहुत निखार कर देखना चाहता हूं कि सब चीजें हमारे पास फिट एंड फाइन है ना, सारे गाड़ी के पुर्जे बिल्कुल सही है ना। हम चौथे गियर में भी गाड़ी चलाएंगे तो गिरेगी तो नहीं ना। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ध्यान से आप देखना कि आज की क्लास क्या है आपके लिए और आज की क्लास में क्या है। ठीक है, जल्दी जल्दी से देखेंगे आप और बढ़िया से आंसर करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप इसको समझेंगे और जल्दी से समझते हुए मेरे साथ चलेंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और मेरी क्या भावनाएं रहेंगी। बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, इसका आंसर बताओ। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, यह आपसे पूछा गया कि मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है, यह आपसे पूछा गया। जल्दी से आप बताएंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है। बताइए, जल्दी से बताएंगे इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं रहेंगी, जल्दी बताएंगे आप। चलिए बताइए, बताइए इसमें क्या कहना चाह रहा है और इसकी क्या भावनाएं हैं।
ठीक है, जल्दी जल्दी से आप बताएंगे, बढ़िया तरीके से हम चलेंगे ताकि और भी चीजों को हम बहुत सारी चीजों को सीख पाए, है ना। देखिए जिनका भी आंसर आ रहा है 3:4, अल्टीमेट खेल रहे हैं भाई साहब। आपको पता चल रहा था कि यहां पर क्या दे रखा है, सैंड और ग्रेवल, मतलब रेत और बजरी। बजरी को इंग्लिश में क्या कह रहा है, ग्रेवल कह रहा है, ठीक है। इसका रेशो क्या है, 7:8 है, क्लियर। फिर कह रहा है बजरी मतलब ग्रेवल और सीमेंट, इसका रेशो क्या कह रहा है, 6:7 कह रहा है। इसका रेशो क्या कह रहा है, 6:7 कह रहा है। और आपको बोल रहा है, आपको क्या बोल रहा है, आपको कह रहा है कि सैंड और सीमेंट का रेशो क्या होगा, सैंड और सीमेंट का, रेत और सीमेंट का रेशो क्या होगा। जी को हटाते हैं, रेत और सीमेंट का रेशो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। आपसे किस किस का रेशो पूछा गया, किस किस का अनुपात पूछा गया, इसका और इसका, इन दोनों का अनुपात पूछा गया है, यही पूछा गया। 7 से तो 7 कट जाएगा, ये 3 जाएगा, ये 4 जाएगा, तो रेशो क्या आएगा, 3:4 आएगा। 3:4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए यहां पर ये चालाकी करता है, क्या चालाकी, यहां पर इसने जैसे रेत और सीमेंट की बात की है, कई बार इसने, मैंने ये देखा है कि ये सीमेंट और रेत लिख देता है लास्ट में, कई बार ऐसा करता है। फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में 3:4 कर देते हैं, जबकि आंसर फिर क्या होता, 4:3 होता। अगर ये सीमेंट और सैंड की बात करता तो ये 4:3 होता, ये भी ध्यान रखना। मतलब ये यहां पर उल्टा कर सकता है इसका, ये बहुत चालाक है, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक आपसे करवाना चाहता है। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब कभी भी रेशो पहले का और अंतिम का पूछा जाए तो जो भी डायगोनली कट रहा है उसको हम काट सकते हैं। कैसे, जैसे 7 से 7 कट रहा था, 6 से 8 मतलब ये 2 पर कट रहे थे, तो जो भी अगर रेशो पूछा जाए पहले और अंतिम का, तो जो भी डायगोनली कट रहे हैं हम उनको काट सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब आंसर क्या होगा, 3:4। बहुत ध्यान से लिख लेंगे कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर क्वेश्चन को पढ़ने में जरा सी भी मिस्टेक हुई तो हम ऐसे घोड़े साबित होंगे जो जीत तो अपनी तरफ से रहे होंगे पर पूरी दुनिया की तरफ से हार रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। अब इसको समझें, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। चलिए आपको टाइमर भी देता हूं मैं, ताकि हम और फास्ट चीजों को देख पाएं कि आप कितने समय में इसको कर पाते हैं ना। जल्दी जल्दी से इसको देखें, इसमें कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसको समझते हैं। ये हलचल भी मचेगा, अभी तो बहुत कुछ होगा। कह रहा है मेरे अंदर एक हलचल सा मच रखा है जब से एग्जाम का समय, एग्जाम की डेट आई है। ऐसे ही होता है भाई, ऐसे ही होता है, ठीक है। मैंने बहुत समझाया तब। तो अब आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करें, अभी भी समय है, अभी भी घबराओ नहीं। पाइप ए और सी किसी खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। कौन कौन से पाइप हैं, ए और सी हैं, ये 32 में और ये 48 में, आगे भरो। ये कह रहा है जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। भरे हुए टैंक को कह रहा है 24 घंटे में खाली कर सकता है। ये पाइप क्या है, नेगेटिव है, ये पाइप पानी को बाहर निकालता है। अब यहां पर हमारे पास क्या होगा, 96, यहां पर क्या होगा 3, यहां पर क्या होगा 2 और यहां पर क्या होगा 4। ये 96 मैंने क्या लिया है, ये मैं एलसीएम या फिर एलसीएम का मल्टीपल ले सकता हूं। यहां पर मुझे पता है, मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है बस जो इन सबसे कट जाए। मेरा कोई और पर्पज नहीं है, मेरा सिर्फ यही पर्पज है कि एक ऐसी संख्या यहां रखूं जो इन सबसे कट फट जाए, बचे कुछ नहीं। फिर देखो आगे इसने क्या गेम चला है। जिनका भी इसमें आंसर आ रहा है 64, भाई साहब चेक करते हैं कि आप सही खेल रहे हैं कि नहीं, देखते हैं। चलिए, वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सही खेल रहे होंगे, ठीक है। यहां पर आया 96, ये टोटल काम हो गया। देखो क्वेश्चन को कितना ध्यान से पढ़ना था। इसने यहां पर कहा कि यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भरने में कितने घंटे लगेंगे। यहां पर अब ये नहीं कह रहा कि टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, यहां पर यह कह रहा है कि टैंक का 2/3 हिस्सा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो हमारे पास टैंक बड़ा कितना था,
96 यूनिट का था, उसका 2/3 हिस्सा भरना है। तो अगर उसका 2/3 हिस्सा भरना है तो मतलब हमें 64 यूनिट भरना है। अगर हमें 64 यूनिट भरना है तो मुझे पता चल रहा है 3 और 2 5, ये 5 यूनिट पानी डालेंगे और ये 4 यूनिट बाहर निकालेगा। तो 5 में से 4 गया, डलेगा कितना? 1 यूनिट ही डलेगा। तो भैया 1 यूनिट डल जाएगा। 64 यूनिट भरने के लिए कितना समय लगेगा? अगर वो 1 घंटे में 1 यूनिट डालता है 64 आवर्स लगेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसने चालाकी देखो कहां की है, इसने पागल बनाने के लिए यहां पर 96 भी दे रखा है। इसको ऐसे था कि कई बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ही नहीं, वो यहीं तक पढ़ेंगे। यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए, बस 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 बस, वो कहेंगे आगे पढ़ के टाइम वेस्ट क्यों करना। अरे बावले, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ ले। अगर क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। ध्यान से देख लो, यदि तीनों पाइप को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 हिस्सा भरने में कह रहा है। इसलिए 96 कभी भी आंसर ना करें। अगर आप 96 आंसर कर रहे हैं तो समस्या है। ठीक है, तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है, बहुत आराम से, बहुत चीजों को समझते हुए पढ़ना है, तब जाकर बात बनेगी कि क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। अब इसको देखो, इसमें क्या कह रहा है? ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। तो यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर आपको बताना था कि ये क्या कहना चाह रहा है। इसका आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी से कि इसमें क्या कह रहा है और इसमें क्या कहना चाहता है। बहुत अच्छे से इसको तो नोट कर लेंगे आप कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते तो बहुत समस्या होगी, बहुत गहरी समस्या। इसको देखो, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, इसको ध्यान से देखना आप। इसमें क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि ए प्लस में बी प्लस में सी, ये है इसके पास, ये 10 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है ए और बी जो है ये 12 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। फिर कह रहा है जो बी और सी है ये 20 दिनों में काम को खत्म कर सकते हैं। यदि बी अकेले इस काम को करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। अब देखिए, अब यहां पर हम एलसीएम या मल्टीपल क्या लें? 60 लेंगे। यहां पर क्या आएगा? 6, यहां पर क्या आएगा? 12 पंजे 60, यहां पर क्या आएगा? 3। यही बात बनेगी। ये तीनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6। अगर मैं यहां पर देखूं ए प्लस में बी, है ना, और ये इनको भी जोड़ लूं, 5 और 3 8 काम होगा। पर यहां पर बी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। यहां पर बी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ध्यान से देखो, ए प्लस में बी प्लस में बी प्लस में सी, बी 2 बार आ रहा है। ए बी सी कितनी बार कितना काम कर रहे थे? 6। तो मुझे बताइए ये जो काम ज्यादा हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक बी एक्स्ट्रा काम कर रहा है। तो बी का एक बार का काम कितना है? 2 है। बी का एक बार का काम कितना है? 2 है। अगर बी 2 काम करता है एक बार में तो टोटल काम था 60, तो भैया कितने समय में काम कर देगा? 30 यूनिट में काम कर देगा, 30 दिनों में काम कर देगा। 30 इज द राइट आंसर। 30 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। 30 इज द राइट आंसर। अगर आप ऐसा नहीं भी करना चाहते, अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम ऐसे नहीं करेंगे, ये पता नहीं क्या कर दिया आपने, तो एक तरीका और भी है इसको करने का। ध्यान से आप देखना क्या। देखो, ये तीनों मिलकर 6 काम करते हैं। ए और बी करता है 5 काम, तो सी करेगा 1 काम। यही तो है, ये दोनों करते हैं 5 काम, ये तीनों करते हैं 6 काम, तो सी करेगा 1 काम। अगर सी करेगा 1 काम तो बी करेगा 2 काम। सिंपल, ऐसे भी कर सकते थे, ये और आसान पड़ जाता। अगर सी करेगा 1 काम तो बी करेगा 2 काम, क्योंकि दोनों मिलकर करते थे 3 काम। ऐसे भी कर सकते थे, इसमें भी कोई दिक्कत थी नहीं। काम सेम ही आएगा। चीजों को करने के तरीके 1000 हो सकते हैं, खाना खाने के तरीके 100 हो सकते हैं। एक बंदा ऐसे खाए, एक ऐसे हाथ घुमाकर खाए, दूसरा ऐसे खाए, तीसरा ऐसे खाए, कोई पैर से खाए, कोई कैसे भी खाए, ठीक है, पर खाना जाएगा तो अंदर ही, देगा तो एनर्जी ही। ठीक है, तो मुझे ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई साहब ये सब तरीके हैं इसको करने के, पर आएगी बातें तो सेम ही होंगी सारी। ठीक है, हम इसको जैसे आसान समझें वो हमारे लिए अच्छा है। अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िए, इसमें कैसे कैसे कहना चाहता है। ठीक है, बिल्कुल इसको ध्यान से देख लीजिए, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ठीक है,
देखिए भाई साहब, मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं ये पेपरों के माध्यम से कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप लोगों के मन में ये रहता है पता नहीं क्या पूछा होगा, पता नहीं कितना डिफिकल्ट पूछा होगा। ठीक है, पहले लेवल तो देख लो कि लेवल क्या रह रहा है पेपर का, फिर ही तो हम आगे बात करेंगे। चलिए अब इसको देखो, 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 2.5 वार्षिक में, ठीक है, मतलब 2.5 वर्षों में लगा लो, ठीक है, 300 रुपए हो जाती है। निवेशित धनराशि क्या है, आपसे निवेशित धनराशि पूछा गया है। जिनका भी आंसर आ रहा है 240, जिनका भी आंसर आ रहा है 240, मुझे तो लग रहा है चालान कटा भाई साहब। जिनका भी 240 आंसर आ रहा है भाई साहब, चेक करते हैं कि उनका चालान कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखिए एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि अगर मैं कभी भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा या फिर अगर आप भी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो आप उसको परसेंटेज में चेंज करके चलेंगे। जब हम सिंपल इंटरेस्ट को परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कैसे? हम सीधा सीधा मानेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, 100% है। प्रिंसिपल क्या है, 100% है। मूलधन क्या है, हमारे पास 100% है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा रेट इंटू टाइम परसेंटेज ही होगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा फिर क्या होगा? रेट इंटू टाइम परसेंटेज ही होगा। दर गुना समय प्रतिशत ही होगा। इसको नोट कर लीजिए अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हैं। ये आपके इतना काम आने वाला है ना, आपकी पूरी समस्याओं को सोल्व कर देगा ये। देखिए यहां पर मुझे पता चला ये 2.5 साल थे, 2.5 वर्ष थे, तो 5/2 हुआ। रेट इंटू टाइम मैंने कर दिया, कितना आया? 20% आया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 20% हो गया। तो अमाउंट कितना हो गया? 120% हो गया। भैया अमाउंट होता क्या है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। तो 120% किसके बराबर दे रखा है? 300 के बराबर दे रखा है। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा 300 बटा में 120 गुना में 100। काटो जो कट रहा है, 3 पर काट लो इसको, है ना, 3 पर काट लेते हैं और ये 4 पर फिर जाएगा 25 पर। तो 250 इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा 250 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है 250 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिए। जब कभी भी ऐसे बात करेगा कि भैया सिंपल इंटरेस्ट है तो सीधा दिमाग में आना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट मतलब रेट इंटू टाइम परसेंटेज, दर गुना समय प्रतिशत। रेट इंटू टाइम परसेंटेज, दर गुना समय प्रतिशत, बस बात बननी चाहिए उसकी उतनी। इसको देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझेंगे। चलिए इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है। किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई कितनी है ये आपसे पूछा गया। किसी ऊंचे टावर से, ठीक है, 30 मीटर दूर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, ठीक है, 30 मीटर अवे। यहां पर ये टावर है, मान लेते हैं ये टावर है जो 30 मीटर दूर है एक बिल्डिंग से, ठीक है। इस टावर के टॉप से इस बिल्डिंग के पैरों पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे टावर की ऊंचाई पूछी गई है कि टावर की ऊंचाई क्या होगी। इसको भी बहुत अच्छे से कर लेना, ये हाइट एंड डिस्टेंस है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आएगा इसका। देखिए यहां पर क्या होगा, tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होगा। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। tan 30 1/√3 होता है। ये क्या है? p/30। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ? 30/√3 हुआ, 30/√3 हुआ। आप क्या करेंगे? √3 को सोल्व कर लेंगे। √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। तो आपके पास यहां पर क्या बचेगा? यहां बचेगा 30√3/3, मतलब 10√3 बच जाएगा। मतलब कितना बच जाएगा? 10√3 बच जाएगा।
10√3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, सी इज द राइट आंसर। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन एक ऐसा आपके एग्जाम में आना है, 101% आना है। किसी ऊंचे टावर से कि 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई कितनी है ये आपसे बोला गया है। ध्यान से देख लीजिए, ये हमारे पास टावर था, ये बिल्डिंग थी, इसके बिल्कुल पैरों पर कोण बन रहा था 30 डिग्री और 30 मीटर दूर बन रहा था। तो 1030 कितना हुआ, 1/√3 P/30 हमने सोल्व कर लिया और बात बन गई। चलिए आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है ये आप देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। जल्दी से इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस क्या है, ट्रिपलेट है, त्रियक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। समझते हो पाइथागोरस थ्योरम, समझा था जब बचपन में टीचर पढ़ाता था, ठीक है भाई साहब, अपने तो बहुत मार पड़ती थी। यहां पर बात बनती थी, ठीक है, यहां पर बात बनती थी। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर किसी को यह लग रहा है कि यह आसान है और मैं डिफिकल्टी करूंगा तो आप डिफिकल्टी करते रह जाएंगे और आसान में ही आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, पेपर नहीं निकलेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये कोई मैं क्वेश्चन घर से थोड़ी ना बना के लाया हूं भाई ये क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एएलपी सीबीटी 1, चाहे डिफिकल्ट है चाहे आसान है, वो तो आपके जैसा पेपर पूछ रहा है वैसे बात हो रही है, ठीक है। तो बिल्कुल आराम से करते रहिए, ठीक है, और बढ़िया से करते चले जाइए। बहुत सारे बंदे जगह जगह पर सिलेक्शन ले रहे हैं, ये कह रहे हैं सर मेरा आर्मी में ऑफिसर असिस्टेंट का पेड़ पर फाइनल सिलेक्शन हो गया है, मैं आपकी सुपर 30 क्लास डेली लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, बहुत बहुत मजा आया। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये हमसे ट्रिपलेट पूछ रहा है। ट्रिपलेट होता क्या है, ट्रिपलेट ये होता है कि दो छोटी संख्याओं का आप स्क्वायर करें तो वो तीसरी संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। ये कहां पर लागू होता है, ये 90 डिग्री वाले जो कोण होते हैं, जो 90 डिग्री वाली ट्रायंगल बनती है वहां लागू होता है। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। कैसे, 3 का स्क्वायर क्या 9, 4 का स्क्वायर क्या 16 और 5 का स्क्वायर क्या 25। तो इस तरह से ट्रिपलेट बनते हैं, ठीक है। 3 4 5, यहां पर इसने 2 3 5 देकर थोड़ा पजल करने का प्रयास किया है, पर यह ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं ये भी नहीं है, इसकी बात करूं ये भी नहीं है, सिर्फ यही एक ट्रिपलेट है। 8 15 और 17, 8 15 और 17 ही क्या है, एक ट्रिपलेट है। 8 का आप स्क्वायर करेंगे प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये बराबर किसके आएगा, 17 के स्क्वायर के बराबर आएगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और ये बराबर किसके 289 के। 5 और 4 9, 6 और 2 8, तो 289 के बराबर हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, वैलिड आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ट्रिपलेट की फॉर्म्स होती है, आप उनको लर्न कर लेंगे, ठीक है। जो आपके लिए ट्रिपलेट होते हैं आप उनको, नहीं तो फिर इसको निकाल कर देख लेंगे, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें आगे क्या कह रहा है और देखिए, और इसमें क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखिए। ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2018, इजी वाले। अब आंसर करना जल्दी जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, ठीक है, मैं क्वेश्चन को समझाता हूं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता था, फिर आप आंसर करना। क्वेश्चन कह रहा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु है एक, शंकु समझते हैं, ये है शंकु भाई साहब। जो हमारे जन्मदिन पे कैप होती है, जो बर्थडे वाली कैप होती है, वो ही क्या होता है, शंकु होता है ना। उस शंकु पर ये क्या कह रहा है, उसके बेस का जो ये नीचे सर्कल बन रहा है, इसका एरिया दे रखा है। इसका एरिया कितना 64 पाई दे रखा है, 64 पाई दे रखा है। और इसकी ये त्रियंक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या है 17 है, 17 है। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया जाता है। इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यह आपसे पूछा गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चीजों को पिघलाकर एक नई चीज बनाने वाला क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, एक वस्तु को पिघलाकर फिर दूसरी बनाना, फिर दूसरी को बनाकर पिघलाकर तीसरी बनाना, ये एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वाह भाई वाह। जिनका भी आंसर आ रहा है बी, भाई साहब अल्टीमेट खेल गए। जिनका भी आंसर आ रहा है क्या? बी, बहुत ही अल्टीमेट खेल गए आप। देखिए करना कैसे था। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या निकाल लेना है? हमें रेडियस निकालना है। रेडियस क्यों निकाल रहा हूं मैं रेडियस? क्योंकि जब कभी भी एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी में बदला जाता है तो वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। अगर मैं इस बोतल को पिघलाकर इस कप की शेप में बदल भी दूं, ठीक है, तो होगा क्या? होगा यही कि इनका वॉल्यूम बराबर रहेगा। इनका मटेरियल वॉल्यूम जो होगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रेडियस यहां पर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। रेडियस ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो अभी मैंने ट्रिपलेट पढ़ा, 15 8 17, तो हाइट कितनी हो जाएगी? ये 15 हो जाएगी। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ठीक है, तो मुझे एक शंकु का वॉल्यूम बताइए। शंकु का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको ताकि यहां पर ये क्लियरली कट फट जाए। 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मान क्या है? 8 × 8 × 8 × h। ठीक है, और हम इसको बदल रहे हैं गोलार्ध में। गोलार्ध का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। ये होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब इसको काटो, जो कट रहा है, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, और देखो r क्यूब है, यहां पर क्या है? 15 दूनी 30, 30 गुना में 8 है, और इधर हम क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 30 रह जाएगा, और यहां पर क्या बचेगा? क्यूब रूट बचेगा। तो रेडियस क्या होगा? 2 × 30 का क्यूब रूट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पूरी बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जब कभी भी आप एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु में बदलते हैं तो वॉल्यूम हमेशा बराबर रहता है। और एक कोण के वॉल्यूम की बात की जाए तो कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। और एक गोलार्ध के वॉल्यूम की बात की जाए, एक गोले के, एक फुटबॉल के गेंद के वॉल्यूम की बात की जाए तो वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। हमने दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर लिया और गेम यहां पर ये बन गया। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? नीचे वाली लाइन नहीं समझ आई? ये देखो, ये वॉल्यूम लिखा है 1/3 पाई r क्यूब h, r² h, 4/3 पाई r क्यूब। जो कट रहा था काटा, बचा क्या हमारे पास? 8 और 30 बच गया। 8 गुना में 30, क्यूब रूट कर दिया, बात बन गई। 2 बाहर आ गया, अंदर 30 बच गया। इस तरह से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए, अरे ये रिबन नहीं हटेगा। ये रिबन कैसे हट जाएगा बावले? पूरा बोर्ड ना हटा दूं, बावला कहीं का। ये कैसे हट जाएगा? ये तो इसका फंक्शन है। अब कह रहे इसको हटा दो। चलिए, 36, 54 और 108 का हमें क्या बताना है? HCF बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। 36, 54 और 108 का 36, 54 और 108, इसका हमें क्या बताना है? HCF बताना है। क्या होगा? 18 होगा। 18 दूनी 36, 3 और 18, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? 18। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, HCF और LCM को ध्यान रखना। HCF क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो इन सभी नंबरों को काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या। और LCM क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो दिए गए नंबरों से कट सके और छोटी से छोटी हो। ध्यान रखना इन सब चीजों का। ये छोटी छोटी चीजें ही आपको समझाएंगी सब चीजों को। इसको देखो, इसमें क्या कह रहा था? इनमें से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इर्रेशनल। हमें क्या कह रहा है ये? हमें ये ऐसा कहना चाहता है कि मैं इनमें से किस संख्या का स्क्वायर रूट करूं तो वो इर्रेशनल आए। इर्रेशनल मतलब क्या? डेसिमल्स में आए, और वो आगे आगे से चलता चला जाए। ये आपसे पूछा गया। देखिए, जब मैंने इस क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या कह रहा है? चलो पहले आप इसका आंसर बताओ, इसमें क्या कहना चाहता है? क्या आप इसका आंसर बता पाएंगे? देखते हैं ध्यान से, इसका आंसर देखते हैं। चलिए, कौन कौन बताता है, बताइए।
तो गोलार्ध ही तो दिया है, अर्ध गोलार्ध तो थोड़ी ना दिया है। गोलार्ध मतलब गोला ही तो है बावले, अर्ध थोड़ी ना लिख रहा है उसे ने। अगर अर्ध लिखा होता तो बात अलग होती। अरे नहीं, अब वो अर्ध गोलार्ध होता है। चलिए इसको देखिए, देखिए यहां पर मेरी बात को समझना। देखिए अगर मैं यहां पर क्या करता, ठीक है, अगर मैं यहां पर इसका स्क्वायर रूट कर देता, ठीक है, तो मुझे पता था कि 4 का स्क्वायर रूट अंतिम अंक क्या है, 4 है। 4 में से 1 बाहर निकल आएगा, 2 बाहर 2 आ जाएगा, मतलब इसके पूरे बनने के चांसेस हैं। इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। अगर मैं इसका भी स्क्वायर रूट करता तो अंतिम अंक 9 है। 9 का करता तो भी क्या बाहर आता, 3 बाहर आ सकता था। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बाहर आ जाता। अगर मैं इसको भी ध्यान से देखता, ठीक है, अगर मैं इसको देखता तो अंतिम अंक 5 था। 5 में तो पता ये तो होगा ही होगा, ये तो पूरा बनेगा। सिर्फ यही ऑप्शन फंस रहा है, ये वाला 6560। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये डेसिमल्स में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 जीरो होनी चाहिए थी। या तो भैया 2 जीरो होती तभी तो 1 बाहर आती है ना। यहां पर ये गेम जच ही नहीं रहा था मुझे पता चल गया था कि ये क्या है, यहां पर पंगा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अगर आपका मन फिर भी नहीं टिकता तो आप ऐसा कर सकते हैं, 1764 आप इसको अलग कर लीजिए, 2 संख्याओं को। अंतिम संख्या क्या है, 2 है, 4 है, तो ये किसका स्क्वायर हो सकती है, या तो 2 का या फिर 8 का। 17 का स्क्वायर, 17 किन 2 संख्याओं के स्क्वायर के बीच लाई करता है, 4 के और 5 के। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो ये 4 ये 4, 4 गुना में 5 20 होगा। 17 क्या है, 20 से छोटा है, तो 42 है इसका स्क्वायर रूट। ये तो पूरा हो गया। इसी तरह से इसको देखते 39 69 ऐसा कर लेते, ठीक है। तो यहां पर देखते 9 है, यहां पर ये 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। 39 क्या कहां आएगा, 6 और 7 पे, 6 और 7, साची का 42 छोटा है तो 63 ही होगा। पर जब आप इसका करेंगे तो बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका परम सत्य आंसर है। इसको देखें इसमें कैसे कह रहा है, इसको देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं इसमें क्या कहना चाहता है। एक विद्यार्थी कह रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का HCF का आंसर 9 होगा। बाबले ना मानेगा, हैं नहीं बुला पा रहा, नहीं, अब तो पेपर आ गया, पढ़ ले भाई साहब। यहां पर HCF बोला गया है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कह रहा है पागल, हाईएस्ट। यहां पर क्या कह रहा है, हाईएस्ट, बड़े से बड़ा। 18 का मल्टीपल तो 6 भी है, फिर तो आप 6 कहेंगे, 6 होना चाहिए था। तो यहां पर क्या होगा, बड़े से बड़ा कह रहा है, तो बड़े से बड़ा क्या है, सिर्फ ऑप्शन बी है। बी इज द राइट आंसर। चलिए अब इसको देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है। तपन, रवि और त्रिशा ने एक केक आपस में बांटा। तपन ने इसका 1/4 भाग, तपन ने क्या किया, 1/4 भाग। त्रिशा ने, त्रिशा की बात करते हैं, त्रिशा ने 2/3 भाग, और शेष रवि के पास, रवि के पास क्या रह गया, शेष था। रवि के पास कितना केक का कितना भाग था, ये आपसे पूछा गया कि रवि के पास केक का कितना भाग था। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। कैसे, एक तो ये तरीका कि इनको जोड़ लो, इनको जोड़कर आप 1 में से माइनस कर दो, रवि का हिस्सा आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, आप बेस को सेम करो। एक केक आप लेकर आए, आपने उस केक के 4 हिस्से किया, एक हिस्सा किसको दे दिया, तपन को। फिर ये कह रहा है आपने केक के 4 नहीं 3 हिस्से किए, तो 2 हिस्से किसके हिस्से में आए, त्रिशा के। ये तो गड़बड़ हो गई भैया, केक को बराबर ही हिस्सों में तो बांटा होगा, तो केक के बराबर हिस्से करो, ठीक है। मतलब इस बेस को बराबर करो। ये बेस बराबर कैसे होगा, 3/12 और 4 दूनी 8/12, ये ऐसे बराबर होगा। 12 में से 3 हिस्से किसके पास, तपन के पास। 12 में से 8 हिस्से त्रिशा के पास, बाकी बचे किसके पास, रवि के पास। 8 और 3 11, 11 में से 1 बचा, तो ये कितना हो गया, 1/12। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है, इसका क्या मतलब है, इसको देखें।
इसका बताएं। इसका मतलब बताएं जल्दी से कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप बताएं कि इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से बताएं इसका क्या मतलब है, जल्दी से आप बताएंगे। रुकिए, इस क्वेश्चन में ये कह रहा था, रुको एक बार इसमें, ठीक है, जबकि तिरछा शंकु को ठोस गोलार्ध, सही बात है, ये यहां पर 2/3 होना चाहिए फिर उस हिसाब से। रुको, ठीक है, इसको आप थोड़ा सही कर लें। यहां पर ये सॉलिड स्फीयर लिखा है, इन्होंने हिंदी में गलत लिख दिया है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर गोला करिए यहां पर, ठीक है, यहां पर ये आप क्या कर लें, गोला कर लें, गोला, ठोस गोले में, ठीक है, गोलार्ध मत लिखिए। देखिए एक बात ध्यान से सुनिए, यहां पर ये गोलार्ध नहीं है, ठीक है, गोलार्ध का मतलब सही कह रहे हैं आप लोग, गोलार्ध का मतलब गोले का आधा हिस्सा ही है, क्योंकि वो कह रहा है गोलार्ध, गोले का अर्ध, ठीक है, गोले का अर्ध ही कह रहा है। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये गोलार्ध मतलब तो आधा हिस्सा ही है, सही कह रहे हैं आप, गोलार्ध मतलब हेमिस्फीयर है, पर यहां पर ये गोलार्ध नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में कह रहा है सॉलिड स्फीयर, इंग्लिश में क्या कह रहा है, सॉलिड स्फीयर, हेमिस्फीयर नहीं कह रहा। तो यहां पर गोला कर लीजिए, गोला, ठीक है, यहां पर क्या कर लीजिए, गोला कर लीजिए। गोलार्ध मतलब गोले का आधा हिस्सा ही होता है, यह बात परम सत्य है। चलिए अब देखिए इसमें आगे क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, अब देखना ध्यान से। देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझना। जैसे आपने 11 का स्क्वायर किया तो ये क्या होगा, 121 होगा। 11 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये क्या होगा, 121 होगा। अगर आप 111 का स्क्वायर करते हैं, मतलब 111 का स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या होगा, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप। इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये होगा 1 2 3 2 1 होगा। ध्यान से सुनना इसमें क्या गेम चल रहा है। इसमें अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, 5 बार 1 लिखें फिर हम उसको मल्टीप्लाई करें, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 1 2 3 4 5, हम अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस रूल को फॉलो कर रहा है। ये एक रूल को फॉलो कर रहा है, क्या ये ऐसा फॉलो कर रहा है कि अगर 1 और 1 2 बार था तो आपने लिखा 1 2 1, अगर 1 1 1 3 बार था तो आपने लिखा 1 2 3 2 1, ऐसे लिखा। अब देखो 1 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 4, उल्टी गिनती 4 3 2 1, ऐसे लिखेंगे। तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको कैसे लिखना है, जितनी बार भी 1 आया है आप उसको सीधा लिखेंगे, 1 2 3 4 5, 5 बार तो 1 आया है, फिर उल्टा लिखेंगे, उल्टा क्या होगा, 4 3 2 1, ये बन जाएगी बात, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है। राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को जमा करवाया, जिस पर उसे 8% प्रतिवर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही ने 5 वर्षों तक बैंक में धनराशि को रखा तो उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया कि उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि प्राप्त होगी, ये आपसे पूछा गया, जल्दी बताएं। अरे भैया एमडीएच मसाले वाले चाचा चले गए, अरे यार हमारी तो भाई साहब शान चलेगी क्लास की, ठीक है। चलिए अब देखें, राही ने किसी बैंक में 600 रुपए की धनराशि को क्या करवाया, जमा करवाया, उस पर उसे 8% का क्या मिल रहा था, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा था। यदि राही ने 5 सालों तक बैंक में धनराशि को रखा तो सिंपल क्वेश्चन भाई साहब, ये तो बिल्कुल ही आंखों ही आंखों में होने वाला, 600 रुपए की राशि थी और भैया रेट इनटू टाइम, रेट क्या है 8%, टाइम क्या है 5 साल, 8 5 40, तो 40%,
40 बटा में 100, तो भैया सिंपल इंटरेस्ट कितना 240। 240 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। 240 इज द राइट आंसर। भाई साहब बिल्कुल आराम से, बिल्कुल प्यार से ये क्वेश्चन हो रहा था। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है, एज प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, और भाई साहब किस किस तर्ज पर पूछा जाना है ये मैंने आपको बहुत बार बताया है। एक बार देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे समझते हैं। एज प्रॉब्लम पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। एज प्रॉब्लम में ध्यान से देखिए, राम के पिता की उम्र राम के उम्र की दुगनी है। राम के पिता की उम्र, राम है और राम के पापा जी हैं। राम के पिता की उम्र क्या है, राम की उम्र की दुगनी है। आगे बढ़ो। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुना थी। 8 वर्ष पहले, पुरानी बातें करने लग गया। राम की वर्तमान उम्र क्या है ये आपसे बोला गया। अब देखो 8 साल पीछे जा रहा है, यहां से ये क्या कर रहा है, 8 साल पीछे जा रहा है। कह रहा है राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2.5 गुना थी। राम के पिता की उम्र तब क्या थी, राम की उम्र की 2.5 गुना थी। 5 पर गया 2, तो भैया फादर और राम का रेशो क्या आया, अगर हम देखें तो 5:2। तो मतलब राम और फादर का रेशो क्या आया, 2:5। 8 साल पहले की बात कर रहा है। देखिए आप इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से कर सकते हैं। कैसे कैसे, मेरी बात को समझना। एक तरीका तो आपके पास यही है ना, एक तरीका तो आपके पास ये है कि आज की उम्र क्या थी x और इसकी उम्र क्या थी 2x, तो 8 माइनस कर देंगे इसमें से और इसमें से, तो उम्र बन क्या जाएगी 2/5। क्या आपने इस तरीके को लगाया है, मुझे बताइए। क्या आपने इस तरीके से सोल्व किया, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 5x, जल्दी जल्दी बताएं। यस लिखेंगे